नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 8 जून और 8 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि जून 2025 में डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाले 101वां देश सदस्य बना निकारागुआ। सेकंड है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। थर्ड है कि फ्लिपकार्ट बनी आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी। फोर्थ है कि हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव देश का पहला सौर मंडल गांव घोषित। फिफ्थ है कि आईआईएससी बेंगलुरु ने विकसित किया नैनोजाइम जो रक्त के थक्के बनने से रोकेगा। सिक्स्थ है कि किरण रिजिजू ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किया लॉन्च, वक्त संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की पहल है। सेवेंथ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। एट्थ है कि ग्रेटर फ्लेम्बो सेंचुरी हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित। नाइन्थ है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष की नियुक्ति। टेंथ है कि मेघालय में एमोलाप्स सिलांग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यानी नो मैटर हाउ दो द चैलेंजेस आर, इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग द पाथ विल क्रिएट इटसेल्फ। फ्रेंड्स, हम लोग 7 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में डायबिटीज के प्रकार 5 को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। यह किससे संबंधित है? तो माल न्यूट्रिशन से। हाल ही में भारत को वर्ष 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान। हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित की है? तो 6.2%। हाल ही में खींचन और मेडार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस संस्थान के साथ एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। लद्दाख आधिकारिक भाषा 2025 के अंतर्गत पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किन 2 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा दी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने हरी आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संरक्षण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वी श्रीनिवास को। नोवाइस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो यूएई के। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य कौन बना है? यानी विच कंट्री हैज बिकम द 101 members of the World Trade Organization to accept the fishery subsidy agreement in June 2025? ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी निकारागुआ और ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की निकारागुआ। यानी निकारागुआ जो है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जून 2025 में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बना है। यह समझौता अवैध, अपंजीकृत, अनियंत्रित मछली पकड़ने, अतिशोषण और समुद्री क्षेत्रों में हानिकारक गतिविधि को रोक लगाने के लिए बनाया गया है। निकारागुआ की स्वीकृति के बाद अब केवल 10 और देश की स्वीकृति बाकी है, जिसके बाद यह समझौता प्रभाव में आ जाएगा। यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में हुए 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। फ्रेंड्स, निकारागुआ का जो कैपिटल है आपको मांगुआ है। मांगुआ आपको मैप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्रेसिडेंट जो है आपको डेनियल
ओर्टेगा है। करेंसी की बात करें तो निकारागुआ कोर्डोबा है। कुछ और मैप में देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेक ऑफ निकारागुआ। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको गल्फ ऑफ फोंसिका है। यहाँ पर आपको कोको रिवर्स है जो कि आपको हुंडरूस और निकारागुआ के बीच में बहती है। यहाँ पर आपको कॉर्न आइलैंड दिखाई देगा। ये जो आपको देख रहे हैं तो ये आपको पैसिफिक ओशियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है, यानी इन विच सिटी द 113th एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग हेल्ड। ऑप्शन ए देवास स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी दिल्ली इंडिया, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी कैनेंस फ्रांस में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन 2 जून से 13 जून 2025 तक पैलिस नेशन और आईएलओ मुख्यालय जिनेवा में हो रहा है। सम्मेलन में आईएलओ के 187 सदस्य देशों के सरकारी नियोक्ता और श्रम प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन में जैविक खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण कार्य और अनौपचारिक और से औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है, यानी विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू रिसेंटली रिसीव द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। ऑप्शन ए स्नैपडील, ऑप्शन बी मित्रा, ऑप्शन सी मीशो और ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि फ्लिपकार्ट जो है आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्लिपकार्ट हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस मार्च 2025 में फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया। इस लाइसेंस के बाद फ्लिपकार्ट अब अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण यानी लोन दे सकेगी, जबकि पहले उसे बैंकों या अन्य एनबीएफसी के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी। फ्लिपकार्ट अब अपने प्लेटफॉर्म और फिनटेक ऐप सुपर मनी के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण, आईएमआई और व्यापारिक ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं सीधे दे सकेगा। फ्रेंड्स एनबीएफसी है, देख लेते हैं एनबीएफसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि यानी एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। एनबीएफसी इसके परिभाषा की बात करें तो एनबीएफसी ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बैंक जैसी सेवाएं देती हैं लेकिन बैंक नहीं होती है और इनके पास बैंकिंग लाइसेंस भी नहीं होता है। नियमन की बात करें तो एनबीएफसी का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है। कार्य की बात करें तो ये ऋण देता है, निवेश, लीजिंग, हायर परचेजेज, बीमा और चिट फंड जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। एनबीएफसी सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकती है, यानी ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है। एनबीएफसी की प्रकार की बात करें तो इसके एसेट फाइनेंस कंपनी एक प्रकार है, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। बैंक से ये अंतर किस मायने में है तो एनबीएफसी स्वयं के नाम से चेक जारी नहीं कर सकती है, ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती है। एनबीएफसी पर बैंकों की तुलना में कम नियामक बोझ होते हैं। नेक्स्ट है कि सीआरआर और एसएलआर के मामले में देख लेते हैं एनबीएफसी के बारे में। तो सीआरआर यानी सीआरआर जो होता है फ्रेंड्स आप बता देते कि बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो है आरबीआई के पास नकद रूप में रखना पड़ता है, जबकि एसएलआर के अंतर्गत क्या होता है कि बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना होता है। अर्थव्यवस्था में महत्व की बात करें तो एनबीएफसी को बैंक की तरह सीआरआर यानी कैश रिजर्व
रेशियो या एसएलआर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में महत्व की बात करें तो एनबीएफसी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये छोटे उद्योगों, परिवहन, कृषि आदि क्षेत्रों को ऋण देती हैं। न्यूनतम नेट ऑन फंड यानी एनएफओ आरबीआई से एनबीएफसी का पंजीकरण कराने के लिए कंपनी के पास कम से कम 10 करोड़ की एनओएफ यानी नेट ऑन फंड होनी चाहिए। हाल की पहल की बात करें तो आरबीआई ने अक्टूबर 2022 से स्केल आधारित नियामक ढांचा लागू किया है, जिसमें एनबीएफसी को 4 स्तरों में बांटा गया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। यदि आरबीआई पहचाने भारत की कुछ प्रमुख एनबीएफसी कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजा खास गांव को देश का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यानी रिसेंटली राजा खास विलेज ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के राजखास गांव को देश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में स्थित है। इसे पहले ही राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 43 गांवों के बीच 6 महीने चली प्रतियोगिता में सबसे अधिक 3700 किलोवाट सौर क्षमता स्थापित करने के आधार पर मिली है। सरकार की ओर से गांव को 1 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे सौर स्ट्रीट लाइट, सौर जल तापक और सौर ऊर्जा संयंत्र आदि सुविधाएं स्थापित किया जाए। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश है तो देख लेते हैं मैप में हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल शिमला है। गवर्नर की बात करें शिव प्रताप शुक्ला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक नैनोजाइम विकसित किया है जो रक्त के थक्के बनने से रोकेगा? यानी हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ नैनोजाइम दैट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मोर ब्लड क्लॉट्स? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईसी बेंगलोर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आईआईएससी बेंगलुरु ने नैनोजाइम विकसित किया है जो रक्त के थक्के बनने से रोकेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईसी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है जो असामान्य रक्त के थक्कों यानी ब्लड क्लॉट को बनने को रोकने में मदद करता है। यह नैनोजाइम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की तरह काम करता है और शरीर में मौजूद हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यानी आरओएस को नियंत्रित करता है, जिससे प्लेटफॉर्म की अत्यधिक सक्रियता और अनावश्यक थक्के बनने की प्रक्रिया रुकती हैं। शोधकर्ताओं ने वेनाइडियम पेंटाक्साइड आधारित नैनोजाइम को सबसे प्रभावित पाया है जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज नामक प्राकृतिक एंजाइम की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च उम्मीद सेंट्रल पोर्टल? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की किरण रिजिजू ने हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उम्मीद पोर्टल को हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। यह पोर्टल वक्त संपत्तियों के प्रबंधन, अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक एकीकृत केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी वक्त संपत्तियों का जियो टैगिंग का डिजिटल इन्वेंट्री बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि वक्त संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां किया है? यानी वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल आर्क ब्रिज? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जम्मू कश्मीर,
यानी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर रियासी जिलों में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर 559 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक यानी USBRL परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। यह पुल भूकंप और तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है, जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी हाल ही में किस राज्य में स्थापित की गई है? यानी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी हैज रिसेंटली बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी क्षेत्र में स्थापित की गई है। यह सेंचुरी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती है, जो जैव विविधता के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में माना जाता है, जहां से हजारों प्रवासी पक्षी विशेषकर के ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो हर साल आते हैं। सेंचुरी का उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों और वेटलैंड्स की रक्षा करना है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जीवन को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? ऑप्शन ए एस महेंद्र देव, ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी, ऑप्शन डी सी समीर कामत और ऑप्शन डी तपन डेक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इस महेंद्र देव जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स अश्विनी कुमार लोहानी जो है वो आपके PM संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने हुए, जबकि समीर कामत आपके DRDO के अध्यक्ष है और तपन कामत आपके IB के आपके निदेशक हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस महेंद्र देव ने को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने यह पद संभालने के लिए एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी इस परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष थे, जो अब एस महेंद्र देव स्थानांतरित कर चुके हैं। एस महेंद्र देव विकास, अर्थशास्त्री, कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में विशेषज्ञता भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एमोलाब्स सिलांग नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यानी इन विच स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग एमोलाब्स सिलोंग हैज बीन डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मेघालय में एमोलाब सिलोंग नामक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। फ्रेंड्स हाल ही में आपके तमिलनाडु में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है, और अरुणाचल प्रदेश में आपको मेलेकॉन का भी नई प्रजाति खोजी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एमोलाब सिलांग नामक मेढक की नई प्रजाति हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा शिलांग मेघालय में खोजी गई। यह प्रजाति अपने अनूठे जैविक गुणों और आवाज के कारण चर्चा में रही है। इस खोज से मेघालय के जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर किया गया है। यह नई खोज भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि नोवाइस किस देश के संबंधित है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। आज का क्वेश्चन है कि एमोलाब सिलोंग नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मेघालय। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।